रमन के शब्दों को सुनकर कंपी मच जाती है फना के अंदर कि हर कोई क्यों उसकी बॉडी को खरीदना चाहता है। क्या वह सबको एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे खिलौना? एक खिलौने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं सब उसे? वह एक इंसान है, जिंदा इंसान, जिसके दिल में फीलिंग्स है, जिसे बुरा लगता है, जिसे दर्द महसूस होता है। लेकिन कोई भी उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? उसके सामने दुनिया का वह खिलौना रूप सामने था। उसे मासूम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। रमन ने फना के उभारों पर अपना हाथ रखा। वैसे ही फना ने उसका हाथ दूर झटक दिया और कांपते हुए खड़ी होकर वहां से भाग गई। रमन को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने वाइन की बोतल को जोर से टेबल पर पटक दिया और मैनेजर को जोर से चिल्लाकर बुलाया। मैनेजर रमन के पास भाग कर आया। रमन उसका रेगुलर कस्टमर था, जिस वजह से उसे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैनेजर ने रमन से कहा, यस सर, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? तुम्हारे यहाँ की वेटर के भाव बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बार बंद करवाना है। वह मुझे भाव दिखाकर मुझे मना कर चली गई। ऐसी भी क्या कीमत है उसकी जो मैं नहीं चुका सकता? अब मैनेजर रमन को क्या बताता कि मिस्टर विक्रम भारद्वाज की नजर है फना पर। कुछ तो बात होगी इस लड़की के अंदर। लेकिन मैनेजर रमन को यह जवाब देकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए उसने फना का साइड लेते हुए कहा, मिस्टर रमन, प्लीज समझने की कोशिश करिए। उसे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वह अभी इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है और आप फिक्र मत करें। कुछ दिनों के बाद वह खुद आकर आपकी बाहों में आकर समा जाएगी और उसके बाद आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। मैनेजर कुछ इस अंदाज से बोलता है कि उसकी बात सुनकर रमन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे मैनेजर की बात पसंद आई थी। उसने मैनेजर से कहा, तो फिर आज के लिए किसी को मेरे पास भेज दो। इस पर मैनेजर ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद उसने चंपा खली को रमन को हैंडल करने के लिए कह दिया और चंपा कली अपनी अदाएं दिखाते हुए रमन को अपने जाल में फंसाकर कमरे में ले गई। और उसके बाद वहां पर उनका वही सिलसिला शुरू हो गया जो हर रात को होता था। इधर फना अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को शांत कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और उसने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम मेरे कस्टमर को गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम जानती भी हो कि अगर एक ने भी गुस्सा किया तो उसके बाद तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हारे पैसे तो तुम भूल ही जाना। इस पर फना ने रोते हुए कहा, सर, मैं उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ क्या करना चाहते थे? आप जानते हैं, मैं वह वैसी लड़की नहीं हूँ। मैनेजर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कैसी लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कस्टमर नाराज होकर चला गया, तो तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम्हें उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी डिमांड है। मिस्टर भारद्वाज भी तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तुम इसका एडवांटेज उठाकर अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा कर सकती हो। तुम जानती भी नहीं हो कि मिस्टर भारद्वाज कितने पावरफुल है। उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। तुम उनसे जितने पैसे मांगोगी, वह तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। मैनेजर ने जो सजेस्ट किया था फना को। फना ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर फना ने मैनेजर को धक्का देकर वहां से चली गई। मैनेजर ने फना को जाते हुए देखा और वह खुद से बोला, एक न एक दिन तुम्हें इस दलदल के अंदर अपने कदम रखने होंगे। फना वापस से ड्रिंक सर्व करने आ गई तो वहां पर उसने विक्रम भारद्वाज को देखा। विक्रम भारद्वाज वहां पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही एक बार फिर फना के पैर कंपाने लगे थे कि वह आगे बढ़ ही नहीं रही थी। लेकिन उसके कान में डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, अगर अपने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो आपका भाई नहीं बच पाएगा। फना जब मिस्टर भारद्वाज की टेबल के पास पहुंची और उन्होंने उनके ड्रिंक के अंदर जैसे ही वाइन सर्व की, श्री भारद्वाज ने फना का हाथ पकड़ लिया। फना हड़बड़ा गई और उसने अपनी डरती हुई निगाहों से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम उसे अपनी तीखी आंखों से देख रहा था। विक्रम ने एकदम से उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे देखते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। फना की आंखों में आंसू आ गए।
विक्रम ने उसको अपनी लैप पर बैठा लिया और फिर बिना कुछ बोले वह ड्रिंक करने लगा। उसका एक हाथ फना की कमर पर था और वह चुपचाप उसकी गोद में बैठी हुई थी। आसपास के लोग यह देख रहे थे और मैनेजर तो यह देखकर सबसे ज्यादा हैरान था। अचानक से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आ गया कि फना के द्वारा वह मिस्टर भारद्वाज से काफी सारे पैसे ऐंठ सकता है। फना उनके बार क्लब में एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर पहली बार मिस्टर भारद्वाज ने इंटरेस्ट दिखाया था। शायद वह उसकी कम उम्र के ऊपर लट्टू हो गए थे। अब मिस्टर भारद्वाज की गोद में जो लड़की बैठी हुई थी, अब उसे देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। वही रमन ने चोर निगाहों से फना को जब मिस्टर भारद्वाज की गोद में देखा, रमन ने गुस्से से अपने दांत पीस ली। वही फना तो चुपचाप बैठी हुई थी और हिलडुल भी नहीं रही थी। वह मुश्किल से धीरे धीरे सांस ले रही थी। अगर उसने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी और मिस्टर भारद्वाज को गुस्सा दिला दिया तो मिस्टर भारद्वाज कहीं दोबारा उसके साथ वही सब ना करने लगे। विक्रम ने सिर्फ घुरकर फना की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसने जो ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था उसे उसके मुंह से लगा दिया। मिस मिस्टर विक्रम जबरदस्ती फना को वाइन पिला दिए, जिससे फना का गला जलने लगा और कड़वाहट के कारण उसे खांसी आने लगी। विक्रम भारद्वाज फना के साथ बिल्कुल भी नरम नहीं थे। वह डर से कांप रही थी, उनकी गोद में बैठी बैठी। मिस्टर भारद्वाज ने एक बार फिर से फना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद उन्होंने फना की गर्दन पर जैसे ही अपनी उंगलियां फेरी, फना ने धीरे से कहा, सर। मिस्टर भारद्वाज ने जैसे ही फना की सुराहीदार गर्दन पर अपनी उंगलियों को फेरना स्टार्ट किया, फना ने सहमते हुए धीरे से कहा, सर। फना की आवाज कांप रही थी। फना को डरते हुए देखकर मिस्टर भारद्वाज ने फना की गर्दन को रब करना बंद नहीं किया। फना को वहां पर पेन हो रहा था, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने उस रात को उसकी गर्दन पर बहुत सारे निशान दिए थे और उनके पकड़ने के निशान भी उसकी गर्दन पर कुछ यूं बने हुए थे कि आज तक दिख रहे थे वह। फना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह मिस्टर भारद्वाज के लेप पर बैठी हुई थी। वहां पर मौजूद हर किसी की नजरें फना से हटी हुई थी। फना की तरफ कोई नहीं देख रहा था। फना ने नोटिस किया कि जब से वह मिस्टर भारद्वाज की गोद में बैठी हुई है, किसी भी शख्स ने उसे ऊपर से नीचे तक नहीं ताड़ा, वरना जिस तरीके की बद्दी स्माइल सब उसे दे रहे थे, फना के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग डर था कि कहीं फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करे। फना दिल से मासूम कमजोर लड़की थी। लोगों से डील करना नहीं आता था उसे, क्योंकि यह कम उम्र का भोलापन कहे या फिर मजबूरी की वजह से। मिस्टर भारद्वाज चुपचाप ड्रिंक कर रहे थे। फना से उन्होंने ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। फना ने डरते हुए उनकी गिलास में ड्रिंक सर्व किया। मिस्टर भारद्वाज ने उसका फेस ऊपर किया और अपनी ड्रिंक की गिलास से फना को भी ड्रिंक पिलाने लगा। फना ने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं पी थी, जिस वजह से उसका गला जलने लगा। वह इतनी कड़वी थी कि फना को उल्टी आने लगी। लेकिन डर था या फिर मिस्टर भारद्वाज की जबरदस्ती थी, जिस वजह से उसने उस गिलास में जितनी ड्रिंक थी सारी फिनिश कर दी। मिस्टर भारद्वाज ने फना के मुंह से गिलास हटाया और उसे अपने मुंह से लगाकर बची हुई ड्रिंक खत्म कर दी। फना खांस रही थी और उसके गले में इतनी जलन हो रही थी कि उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसे पूरा फिनिश कर दिया। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी गर्दन को टर्न कर फना का फेस देखा और फना का चिन्ह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और उसके गीले होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर झटके से वह उससे दूर हो गया। उन्होंने फना को भी अपनी गोद से उतार दिया और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिससे फना चौंक गई। उसके बाद मिस्टर भारद्वाज वहां से चले गए। मिस्टर भारद्वाज के जाने के बाद फना अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे किसी गंदी चीज की तरह खुद से दूर कर दिया था। फना को एम्ब्रेस फील हो रहा था, लेकिन वह इतना कुछ सह चुकी थी कि कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए वह बेइज्जती का घूंट पीते हुए वापस से अपने काम में लग गई। वही मैनेजर ने यह नज़ारा देखा था कि मिस्टर भारद्वाज को इस लड़की में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है और शायद वह यहाँ पर रोज रोज सिर्फ इसके लिए ही आ रहे हैं
क्योंकि मिस्टर भारद्वाज महीने या साल में सिर्फ एक बार आते थे, यहाँ पर जब डील होती थी। लेकिन मिस्टर भारद्वाज को 2 दिन हो गए थे लगातार आते हुए, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मैनेजर भी यह समझ चुका था। मैनेजर के दिमाग में खतरनाक प्लान पलने लगा था। उसकी नज़र फना के कच्ची उम्र की तरफ थी। शायद मिस्टर भारद्वाज को इसकी कच्ची जवानी रास आ गई, जिस वजह से वह इसके पीछे है, और 1-2 बार इसे पाने के बाद वह इसे छोड़ भी देंगे। और अब मैनेजर को तय करना था कि उसे फना को उससे कैसे करना है, क्योंकि फना उनके लिए बेहतरीन प्लान हो सकती थी। फना के दिमाग में इधर कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ डॉक्टर की कही गई बातें चल रही थी कि अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे भाई को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फना की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे कि वह 15 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करे, और उसके बाद मेडिसिन्स के लिए जो पैसे चाहिए वह कहाँ से लेकर आएगी। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके चाचू ने सब कुछ उसके पापा का हड़प लिया था और उन्हें बेघर कर दिया था। उन्हें इतनी भी दया नहीं आई थी कि इतने बुरे वक्त में फना कहाँ जाएगी। उसके चाचू ने धोखे से यह साबित कर दिया कि फना और उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है एक्सीडेंट में। फना को तो अपनों से पहले ही धोखा मिला हुआ था, और अब इतनी बड़ी मुसीबत उसके सर पर थी। उसके साथ जो जबरदस्ती हुई थी, उसके बाद तो टूट कर बिखरना। फिर भी वह 19 साल की लड़की अभी तक खड़ी थी। फना के हाथ कांपने लगे। फना के पास अभी 10 दिन का टाइम था, और उसका दिमाग अभी से ही नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रात के 3 बज गए थे, और अभी तक फना वहीं ही थी। 4 बजे से ही वह घर चली जाएगी, और जाकर उसे थोड़ा आराम भी करना था। अभी उसे फीवर आ गया था। अगेन उसने पेन किलर खाकर किसी तरीके से मैनेज किया। उसकी बॉडी फिर से दर्द करने लगी थी। फना को अभी भी चलने में दिक्कत हो रही थी, और शायद 5 दिन तक ऐसा ही चलने वाला था। इसलिए फना इस पर ज्यादा गौर भी नहीं करती। 4 बजने का वेट करते हुए फना आकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर आई, मैनेजर ने फना को देखते हुए कहा, गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैनेजर को अचानक से अपने सामने देखकर फना घबरा जाती है। मैनेजर ने फना को देखते हुए कहा, तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो। फना ने मैनेजर को देखते हुए कहा, लेकिन मैं जल्दी नहीं आ सकती। पर तुम जल्दी क्यों नहीं आ सकती? अगर जल्दी आओगी तो तुम्हें और ज्यादा बोनस मिलेगा। देखिए, मैं एक होटल में काम करती हूँ, वेट्रेस का डे शिफ्ट में, इसलिए मैं रात को ही बाहर आ सकती हूँ। यह सुनकर मैनेजर का मुंह बन गया। वह नहीं चाहता था कि मिस्टर भारद्वाज फना के देर से आने की वजह से यहाँ पर आना ही बंद कर दे। फिलहाल के लिए मैनेजर फना को कुछ भी नहीं बोलता, और फना वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर फना सबसे पहले बेड पर गिर गई और सो गई। उसे इतनी तेज नींद आ रही थी कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं, और 3 घंटे बाद उठकर उसे काम पर जाना था। निशु, जो अभी तक सो रही थी, वह धीरे से उठकर बैठ गई। उसने फना को चेक किया। वह जानती थी कि फना नाइट शिफ्ट में काम करती है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह हो जाए। निशु ने फना के बदन को टच किया। आज फिर से उसको फीवर था। निशु फना को हक करके लेट गई और फना के बालों में हाथ फेरने लगी। वह फना को फील कराना चाहती थी अपनापन, और फना भी उसे कर लेती है और चैन से सो जाती। निशु की भी दोबारा आंख लग गई। फना हड़बड़ाकर उठ गई और उसने टाइम देखा। सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर वह आज लेट हो गई होटल पहुंचने के लिए तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी, और ऐसा ना हो कि मैनेजर भड़क कर उसे काम से ही निकाल दे। इसलिए वह जल्दी से तैयार होने लगी। किसी तरह फना ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने, और फिर वह बिना कुछ खाए वहां से निकल गई। फना पूरा दिन होटल में काम करती थी, लेकिन दिमाग से उसके यह नहीं जा रहा था कि उसे अपने भाई को कैसे बचाना है। उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वह करेगी। उसका भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। थोड़ा अचानक से वह कैसे बीमार हो गया, और इतना बड़ा खर्चा सोच सोच कर फना की जान निकल रही थी। थकी हारी फना टेबल पर ही बैठ गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए इस वक्त पर किसी ने उसकी शिकायत कर दी। वहां एक वेट्रेस थी जो फना की खूबसूरती से जलती थी।
फना इतनी खूबसूरत थी कि वहां पर कुछ लोग उसे टिप दे दिया करते थे, एक्स्ट्रा, जो फना को हेल्प करती थी। कल्याण ने तो फना को अपने साथ बैठकर खाने के लिए भी इनवाइट किया था, क्योंकि फना भले ही वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन वह दिखने में बड़े घर आने की लगती थी और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि वह लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी। जो दूसरी वेट्रेस थी, उसने जलन की वजह से फना की शिकायत कर दी थी। मैनेजर जाकर फना को गुस्से से उठाता है। फना उन्हें देखकर चौंक जाती है और जल्दी से हड़बड़ाकर खड़ी होकर अपना सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम चला कि मेरी कब आंख लग गई। मैनेजर गुस्से से फना को देख रहा था, पर फना को वह कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि फना की वजह से यहाँ पर अब भीड़ होने लगी थी। कुछ लड़के थे जो फना की वजह से यहाँ पर जानबूझकर आकर कुछ न कुछ आर्डर करते थे, उससे बात करने की कोशिश करते थे। फना नहीं जानती थी कि वह हर जगह से यूज हो रही है। वह इतनी मासूम थी कि लोगों की चाल में फंस जाती थी और उसे जो भी कहा जाता था कर लेती थी। कुछ दूसरी वेटर्स को इतनी जलन हुई और गुस्सा आया कि मैनेजर ने फना को डांटा क्यों नहीं और उसे काम से निकाल क्यों नहीं दिया। फना तो खुश थी कि मैनेजर ने गुस्से से उसे काम से नहीं निकाला। फना दिल लगाकर अपना काम करती थी। रोज की तरह वह दोबारा से ऑटो लेकर बाहर की तरफ चली गई और बाहर पहुंचकर फना ने अपने कपड़े चेंज किए। वह वापस से काम पर लग गई, रोज की तरह। वह फिर से लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी और हैरानी वाली बात तो यह थी कि आज मिस्टर भारद्वाज उससे पहले आए हुए थे। वह वहां पर बैठा अपने खाली गिलास को घूर रहा था। फना जल्दी से उसके पास आई। उसने जैसे ही उसके गिलास में ड्रिंक सर्व की, मिस्टर भारद्वाज ने अपनी तीखी नजरों से फना की तरफ देखा। फना को देखते ही उनकी आंखें नॉर्मल हो गईं। एक पल के लिए तो फना की सांस ही अटक गई थी। मिस्टर भारद्वाज ने फना को वापस से खींचकर अपनी लैप पर बैठा लिया। फना ने हिलने ढूंढने की कोशिश नहीं की। मिस्टर भारद्वाज आज गुस्से से फना को घूर रहे थे, क्योंकि फना ने जो ड्रेस पहनी थी वह इतनी रिवीलिंग थी कि फना की क्लीवेज, उसकी कमर, उसकी नवल, यहाँ तक कि उसके घुटने, थाई तक नजर आ रही थी। मिस्टर भारद्वाज ड्रिंक कर रहे थे और फना जैसे ही उनका गिलास खाली हो जाता, उसमें दोबारा ड्रिंक सर्व कर देती। आसपास के लोग भी यह नोटिस कर रहे थे कि मिस्टर भारद्वाज अब रोज बार आने लगे हैं। वही फना के काम से आसपास की लड़कियों को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज किसी को भी अपने आसपास भटकने की इजाजत नहीं देते। वह हमेशा एक प्राइवेट मीटिंग करते थे, लेकिन अब वह उनके बीच में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। शायद इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फना थी। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी गर्दन घुमाई और फना की गर्दन पर अपने होंठ रखकर जोर से बाइट कर ली, जिससे फना की आह निकल गई। आहा! फना की चीख सुनकर सभी का फोकस उस तरफ हुआ और मिस्टर भारद्वाज की आंखों को देखकर सभी ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और ऐसा रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इधर फना डर से कांप रही थी कि मिस्टर भारद्वाज कहीं उसके साथ फिर से वही सब तो नहीं करना चाहते। उसे वह दर्दनाक रात याद आ गई, जिस दिन वह गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, चीख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था इस आदमी को। ये बस खुद में ही लगा हुआ था। मिस्टर भारद्वाज ने उस दिन उसे जो पनिश किया था और उनकी पनिशमेंट इतनी खतरनाक थी कि फना की रूह कांप रही थी। मिस्टर भारद्वाज फना की गर्दन पर बाइट कर रहे थे और फना चुपचाप यह बर्दाश्त कर रही थी। फना की आंखों से आंसू आ गए। उसके होंठ कांपने लगे। मिस्टर भारद्वाज ने अपने होठों को जब पीछे लिया तो उन्होंने फना की गर्दन पर उस लव बाइट को देखा, जिसे देखकर उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मिस्टर भारद्वाज ने फना को देखते हुए स्विंगर उसके कान में कहा, जाकर अभी के अभी अपने यह कपड़े चेंज करके आओ, वरना मैं इन्हें यहीं पर फाड़ दूंगा। मिस्टर भारद्वाज की धमकी सुनकर फना इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वह जल्दी से खड़ी हुई और फिर भागकर वहां से उस छोटे से कमरे में आ गई जहां पर उसके कपड़े रखे हुए थे। फना जल्दी जल्दी उन कपड़ों को पहनने लगी। फना के वह कपड़े कुछ खास नहीं थे। उन कपड़ों को वह 2-4 दिन में चेंज करती रहती थी। फना वह कपड़े पहनकर बाहर आई, लेकिन मिस्टर भारद्वाज की तरफ वह अपने कदम नहीं बढ़ा पा रही थी।
मिस्टर भारद्वाज ने अपनी पैनी नजरों से फना की तरफ देखा और आंखों से उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। तो फना की अभी हिम्मत कहाँ थी कि वह पीछे हट जाए, इसलिए वह डरते हुए अपने धीमे धीमे कदम मिस्टर भारद्वाज की तरफ बढ़ा रही थी। उनकी नजरें फना की लड़खड़ाती हुई चाल पर थीं। फना श्री भारद्वाज के पास जैसे ही आई, मिस्टर भारद्वाज ने अपनी लेब की तरफ इशारा किया और बोला, अच्छी बच्ची बनो और जो कहा है वह करो। फना घबराते हुए मिस्टर भारद्वाज के पास आई और फिर उनकी गोद में बैठ गई। फना के हाथ में ड्रिंक की बोतल थी। मिस्टर भारद्वाज बार बार फना की गर्दन पर किस कर रहे थे और लव बाइट का निशान दे रहे थे उसे। जब भी वह अपनी ड्रिंक का एक गिलास खत्म करते, वह फना की गर्दन पर जोर से काटते, जिससे फना की आह निकल जाती। लग रहा था जैसे मिस्टर भारद्वाज को फना को परेशान करके मजा आ रहा हो। फना को यह समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर भारद्वाज ने उसके कपड़े क्यों चेंज करवा दिए। वही रमन गुस्से से आग बबूला हो गया था। फना मिस्टर भारद्वाज की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो सिर्फ वही मजे लेंगे। फना को मिस्टर भारद्वाज की गोद में देखकर रमन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर, क्योंकि वह फना के साथ मजे करना चाहता था, फना को छूना चाहता था। फना अभी वहां पर ऐसी लड़की थी जो कली की तरह थी, जिसे वह तोड़ना चाहता था। रमन की नजरें अभी भी चोरी चोरी मिस्टर विक्रम भारद्वाज की गोद में बैठी फना पर थीं। वहीं फना तो चुपचाप सी मिस्टर भारद्वाज की गोद में बैठी बार बार उनके गिलास में ड्रिंक सर्व कर रही थी। सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करनी है, क्या मैं जा सकती हूँ? फना ने डरते हुए अपनी मासूम सी आवाज में कहा। ये सुनते ही मिस्टर भारद्वाज की आंखें तीखी हो गईं और उन्होंने गुस्से से फना की कमर पर जैसे ही अपनी पकड़ टाइट की करने लगा, उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम मुझसे दूर भाग रही हो, क्या तुम्हें दोबारा से वही सब कुछ टॉलरेट करना है? यह सुनते ही फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपने कांपते होठों से कहा, नो सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलतियां बहुत करती हो तुम, लेकिन उन गलतियों से सीखती नहीं। पनिशमेंट तुम्हें दोबारा देनी पड़ेगी। विक्रम के मुंह से पनिशमेंट शब्द सुनकर फना एक बार फिर कांप गई और वह जल्दी जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपनी रूहानी आवाज में बोली, ना सर, मैं तो बस अपना काम करना चाहती थी। आपने बोला है तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ड्रिंक सर्व करूंगी। इतना बोलकर फना जल्दी जल्दी से विक्रम के गिलास में ड्रिंक सर्व करने लगी। विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर विक्रम आज नशे में धुत हो गए थे और उन्होंने फना को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। फना उनकी बाहों में चुपचाप बैठी हुई थी और न वह हिलने ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में मिस्टर भारद्वाज उसे वाइन भी पिलाते और फना को मजबूरन वह वाइन पीनी पड़ती। उसका गला बहुत तेजी से जलने लगता है। फना की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसे यह टॉर्चर बर्दाश्त करना ही था। मिस्टर भारद्वाज जानबूझकर फना के उभारों पर अपने हाथ रखते हैं और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगे। उन्होंने फना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज प्लीज सर, मत करिए ऐसा, मुझे बहुत दर्द होता है सर, मुझे बहुत तकलीफ होती है। विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है तुम्हें? वह इस अंदाज से पूछ रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ भी नहीं बोलती तो विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? फिर वह उसके उभारों को छूकर बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर? धीरे कर कर विक्रम अपना हाथ उसके बालों पर ले गया और फिर उससे नीचे ले जाते हुए बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? विक्रम ने जैसे ही वहां पर छुआ, फना की आंखें लाल पड़ गई और दर्द की वजह से सिसक गई। सर, प्लीज मत करिए, बहुत ज्यादा पेन होता है मुझे वहां पर, मुझे नहीं होता है बर्दाश्त, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे काम करना है, मुझे छोड़ दीजिए। विक्रम के सामने तो फना की सांस भी अटक रही थी। डर इस कदर भर गया था कि अब उसके आंसू नहीं रुक रहे थे।
फना जानती थी कि अगर आज भी वह चिल्लाकर किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाएगी तो कोई भी आगे नहीं आएगा। फना को हिम्मत से काम लेना था, इसलिए उसने धीरे से कहा, सर, आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है। क्या मैं आपको ड्रिंक लाकर दूं? हमारी बार में आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है। मैं आपके लिए वह अभी लेकर आती हूँ, सर। इतना बोलकर फना बहाना बनाकर जल्दी से विक्रम की गोद से खड़ी हुई और वहां से लगभग दौड़कर भाग गई। फना को ऐसे भागते हुए देखकर विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को स्मेल किया और फिर ड्रिंक करने लगा। वही फना भागकर छुप गई। तभी मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा होकर उससे गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर विक्रम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो गई ना तो तुम जानती हो कि वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमारे इस बार को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। हो सके तो उन्हें खुश रखो, उनकी सारी विशेष को फुलफिल करो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वह तुम्हें ऊपर से नीचे तक पैसों में ही तोल देंगे। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं वह। यह सुनकर फना मजबूरन खड़ी हो गई और उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि वह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वह मेरे ओर नजदीक आकर दोबारा से मेरे साथ। इतना बोलते बोलते फना की आंखों में आंसू आ गए और उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फना जानती थी कि मैनेजर उसे विक्रम के साथ सोने की सलाह दे रहा है, इनडायरेक्ट। वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, पर फना यह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और वहां से चली गई। फना के जाने के बाद अब मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह खुद घबरा गया था कि वह मिस्टर भारद्वाज को कैसे एक्सप्लेन करेगा। घर पहुंचकर फना रोजाना की तरह सो गई, लेकिन आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी वक्त फना का फोन रिंग करने लगा और जैसे ही उसने कॉल पिक किया, फोन पर उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे फना के होश उड़ गए और फना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बिना सोचे समझे उठी और उसके बाद वह उन्हीं कपड़ों में अस्पताल के लिए निकल गई। आने वाले दौर में फना के साथ क्या होने वाला था, ये फना खुद भी नहीं जानती थी। फना को जब अस्पताल से कॉल आया था, तो वह बिना सोचे समझे हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। जब वह अस्पताल पहुंची, तो वहां पर एक सरप्राइज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फना जल्दी से उस डॉक्टर के पास आई जिसका कॉल आया था। उनसे बात कर रही थी तो डॉक्टर ने उसे यह बताया कि उसके भाई का ऑपरेशन उन्हें कल ही करना होगा, वरना उसे बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यह सुनते ही फना के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि अभी उसके पास 10 दिन का वक्त था और अब कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फना ने घबराते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर, आपने कहा था अभी 10 दिन का वक्त है और अचानक से आप मुझसे ऐसे कहेंगे कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूं, तो यह कैसे पॉसिबल है? मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर आप अपने भाई को नहीं बचा सकती हैं, तो इसे यहाँ से ले जाइए। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की कमी नहीं है। उस डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो फना जैसे टूट गई थी और इंसानियत भी दुनिया में मर गई थी। लेकिन फना उस डॉक्टर से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने भाई की जान बचानी थी। इसलिए उसने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कैसे कर सकती हूँ? प्लीज, आप अपने भाई की डेड बॉडी यहाँ से ले जा सकती हैं। हम एक जिंदा लाश को अपने हॉस्पिटल में कब तक रखेंगे? हॉस्पिटल बिल कितना हो चुका है कि आप उसे भी पे नहीं कर पा रही है। हमारे और भी पेशेंट है। हम आपके भाई में ही सारा वक्त नहीं दे सकते हैं। फना डॉक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, प्लीज डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए। मैं कल तक पैसे का इंतजार नहीं कर पाऊंगी और यह कोई छोटी रकम नहीं है। 15 लाख रुपए अगर मैं खुद को भी बेच दूंगी तो कोई मुझे नहीं देगा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फना जी, मैं डॉक्टर हूँ। मैं आपको कल तक का ही वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। आपका भाई के बचने के चांसेस भी कम है, लेकिन अगर आप और देर करेंगी तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इतना बोलकर वह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं।
वह फना के आंसुओं या उसके गिड़गिड़ने आने को अवॉइड कर देते हैं। वैसे भी डॉक्टर पत्थर दिल होते हैं। उसने सिर्फ सुना ही था और आज तो वह देख भी चुकी थी। फना टूट कर बिखर चुकी थी और वह अपने भाई के पास में खड़ी हुई थी और आंसू बहा रही थी। फना ने अपने भाई के हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। मुझे माफ कर दो। आंशु, अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचा पाई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। फना जाने कब तक वहां पर ऐसे ही बैठकर रोती रही और उसके बाद उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसे काम पर भी जाना है। इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और फिर वहां से निकल गई। वह धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी, लेकिन फना को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फना वहीं घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों से मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों है भगवान जी? प्लीज कुछ करिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कल कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊंगी? फना वहीं पर बैठे बैठे न जाने कब तक अपने आंसू बहाती रही। एक वक्त ऐसा आया कि उसके आंसू भी सूख गए थे और वह ठंड में ही कांप रही थी। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। फना अपने कांपते हुए पैरों से खड़ी हुई। आज उसका दिल चाह रहा था कि वह एक कार के सामने चली जाए और वह कार उसे टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दे और उसी में फना की जान निकल जाए। फना के दिमाग में सुसाइड करने के ही ख्याल आ रहे थे। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती थी। जब तक उसके मॉम डैड उसकी जिंदगी में थे, उसे कोई दुख और थी। उनकी पर आप आज वह क्या बन चुकी है? लेकिन फना की आंखों के सामने अपने भाई आंशु का चेहरा घूमने लगा। इसलिए वह अपने धीरे धीरे कदमों से हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। होटल वालों से बोलकर फना आज बार क्लब न जाती। फना अपनी चौल में पहुंच गई थी। कमरे में पहुंचकर फना चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। उसने अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया था और सिसक रही थी। उसका फोन रिंग कर रहा था। फना ने अपना फोन देखा तो उसे बार के मैनेजर का कॉल आ रहा था। पर उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उस मैनेजर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ रह गई लड़की? अभी तक आई क्यों नहीं? तुम जानती हो ना कि मिस्टर भारद्वाज को अगर गुस्सा आ गया तो फिर वह तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लेंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो कि हमारा बार तुम्हारी वजह से तहस नहस हो जाए? चुपचाप जल्दी से आ जाओ और खबरदार, जो मना करने की कोशिश की। मैनेजर इतने गुस्से में था और उसने बिना सोचे समझे फना को सुनाना शुरू कर दिया था। मैनेजर की डांट से फना के आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने हिम्मत करके फोन पर कहा, आई एम सॉरी मैनेजर सर, बट मैं आज नहीं आऊंगी। चुपचाप बार में आओ। तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मिस्टर विक्रम भारद्वाज बहुत गुस्से में है और वह तुम ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 2 बार तुम्हें बुलाने के लिए हमें ऑर्डर दिया है और अगर तुम अब नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वह तुम्हें घर से उठा लेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी। जल्द से जल्द रेडी होकर बार में आओ और मिस्टर विक्रम भारद्वाज को ड्रिंक सर्व करो। वह तुम्हारे ही हाथ से ड्रिंक करके पीते हैं। तुम जानती हो ना, उसके बावजूद भी तुम आज लेट हो और अगर तीसरी बार में तुम उनके सामने नहीं हाजिर हुई तो उसके बाद वह इस बार कोई आग लगा देंगे। ये सुनते ही फना घबरा गई और वह मैनेजर से बोली, लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे फीवर है। प्लीज आप कुछ करिए। मिस्टर विक्रम भारद्वाज के लिए तो मैं वहां पर काम नहीं करती ना। अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, मिस्टर भारद्वाज को मना करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने छू करे। फना श्री विक्रम को याद कर कांप जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि मिस्टर भारद्वाज अगर गुस्से में आ गए तो वह क्या ही करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने उसे घर से उठा लिया तो? क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने पिछली बार जो उसके साथ हैवानियत की थी, आज भी वह फना की रूह कंपा देती थी।
फना पहले से ही इतनी टेंशन में थी और अब मैनेजर ने उस पर इतना प्रेशर डाल दिया था कि फना का दिल टूट गया था और वह बिना किसी भाव भाव के तैयार होने लगी। इधर मैनेजर बार में डरा हुआ था कि अगर फना सही वक्त पर नहीं पहुंची तो मिस्टर भारद्वाज कहीं गुस्से में आकर उसके साथ कुछ बुरा न कर दे, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने उसे धमकी दी थी। वह उसकी बिल्कुल बगल में ही बैठे हुए थे और मैनेजर खड़ा हुआ था। मिस्टर भारद्वाज, फना बस अभी पहुंच जाएगी। अगर आप कहें तो मैं किसी और वेट्रेस को भेज देता हूं, जब तक वह आपकी सेवा करेगी। मिस्टर भारद्वाज ने पैनी नजरों से मैनेजर की तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए बोला, दफा हो जाओ यहां से, और जब वह आ जाए तो उसे भेज देना मेरे पास। मैनेजर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वह जाते हुए यह सोचने लगा कि आखिर फना में ऐसा क्या है कि मिस्टर भारद्वाज को उसके हाथ से ड्रिंक पीनी है, क्योंकि जब से मिस्टर भारद्वाज आए थे उन्होंने किसी से भी ड्रिंक सर्व करने के लिए नहीं कहा था, और कोई भी उनके पास आता तो वह उसे गुस्से से यूं देखे थे जैसे उसकी जान ले लेंगे। जैसे वह शख्स अभी 2 मिनट में यहां से नहीं गया तो। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी वॉच की तरफ देखा। 20 मिनट हो गए थे, लेकिन फना अभी तक नहीं आई थी, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से वाइन की बोतल टेबल पर पटक दी। विक्रम भारद्वाज इस वक्त गुस्से में अपनी लाल आंखें लिए मैनेजर को घूर रहा था, और मैनेजर को ऐसा फील हुआ कि मिस्टर भारद्वाज उसकी इसी वक्त जान ले लेंगे। मैनेजर ने गुस्से से अपना फोन निकाला और उस पर फना का नंबर डायल कर दिया, लेकिन फना कॉल पिक नहीं कर रही थी। मैनेजर के तो पसीने छूट गए थे। अगर मिस्टर भारद्वाज इस लड़की के लिए यहाँ पर नहीं आते तो वह कब का इस लड़की को यहाँ से दफा कर देता, न कि इसके भाव झेलता। लेकिन मजबूरी थी उसकी, क्योंकि फना के हाथ में उसकी जान थी। मैनेजर किसी को बयान भी नहीं कर सकता था कि उसे कितना डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फना के साथ उस दिन सबके सामने हैवानियत की थी और आगे जाकर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। वह तो यही देखकर हैरान था कि फना अभी तक जिंदा कैसे है। इस बार मैनेजर ने देखा कि फना ने उसका कॉल कट कर दिया। ये देखकर मैनेजर का माथा ठनक गया, क्योंकि अब जो वह फना को पैसे देने वाला था वह सारे कट कर लेगा, और उसका बोनस भी। कहाँ रह गई यह लड़की? मैनेजर ने खुद से दांत पीसते हुए कहा। उधर विक्रम वाइन की बोतल को एक तक देखे जा रहा था। तभी उसके अंदर उसे किसी की छोटी सी परछाई दिखाई दी। विक्रम ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो पन्ना अपने धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। यह देखकर विक्रम के भाव सख्त हो गए और उसका जबड़ा कसा हुआ था। फना, जो विक्रम की तरफ आ रही थी, उसने जब विक्रम का डरावना सा फेस देखा तो एक पल के लिए उसके कदम ठहर गए। उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वह डायरेक्ट एंटर हुई और विक्रम की तरफ आने लगी। इधर मैनेजर को रोना आ रहा था। वह बार बार फना को कॉल कर रहा था, लेकिन फना थी कि वह कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। फना बेचारी कॉल पिक भी कैसे करती, क्योंकि वह तो विक्रम की तरफ जा रही थी ना। मैनेजर दूसरी तरफ था, इसलिए वह यह नहीं देख पाया। विक्रम फना को ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर रहा था। फना के कदम जो फ्रिज हो गए थे, ये देखकर विक्रम की आंखें तीखी हो गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे फना डर गई, और वह बिना सोचे समझे विक्रम की तरफ आने लगी। विक्रम फना से बहुत लंबा था, क्योंकि फना की हाइट तो सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी, वही विक्रम 6 फुट 3 इंच का था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया था, और फना जब उसके सामने आकर खड़ी हुई तो वह उसके सामने छोटी बच्ची लग रही थी। विक्रम की वह बड़ी लेकिन खतरनाक आंखें एनालाइज कर रही थी कि आखिर फना कहाँ रह गई थी, जो वह आज इतनी लेट हो गई। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए फना को अपने एक ही हाथ से उठा लिया। विक्रम का हाथ इतना बड़ा था कि फना उसके एक ही हाथ में सिमट गई। विक्रम फना को लेकर बैठ गया और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके होठों पर जोर से बाइट कर दी। आह! तुम कहाँ थी और किसके साथ थी अभी तक? विक्रम के क्वेश्चन में जो वार्निंग थी, उसे भांप गई थी फना। उसने धीरे से कहा, सॉरी, आज के बाद से लेट नहीं होगा। यह सब कुछ बोलते हुए फना सहमी हुई थी।
विक्रम ने उसे अपनी गोद में बैठा रखा था और फना वाइन की बोतल उठाकर विक्रम के ड्रिंक के गिलास में वाइन सर्व करने लगी। ऐसा करते हुए वह कांप रही थी। फना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसके पास वक्त कम था। कल तक वह इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? यह सोच सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी और हाथ पैर दिमाग काम ही नहीं कर रहे थे, जिस वजह से फना ने वह ड्रिंक टेबल पर गिरा दी। उसे होश ही नहीं था जब ड्रिंक बाहर गिरने लगी, गिलास से ओवर होकर। यह विक्रम देख रहा था कि कहीं और ही खोई हुई थी वह, दिमाग से यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थी। विक्रम ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट की, पर फना को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बार बार उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा आ रहा था। उसके कानों में डॉक्टर के कह गए शब्द गूंज रहे थे कि सिर्फ कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने भाई की डेड बॉडी घर ले जा सकती हो। फना जोर से चिल्लाई, नो डॉक्टर प्लीज। तभी फना को रियलाइज हुआ कि वह कहाँ बैठी हुई है और वह किसके साथ है। उसने जल्दी से उस वाइन की बोतल को देखा जो पूरी खाली हो चुकी थी और ड्रिंक टेबल से नीचे गिर रहा था। गिलास कब का फुल हो चुका था। फना डर से थूक खटकी और फिर डरते हुए विक्रम के चेहरे की तरफ देखा। विक्रम का चेहरा देखते ही फना की चीख निकल गई। वह जोर से चिल्लाते हुए कूदकर विक्रम से दूर हो गई। उसने सर झुकाकर कहा, सर सॉरी। विक्रम इस वक्त इतना डरावना लग रहा था कि फना के कदम लड़खड़ाने लगे थे और थर थर उसके पैर कांपते हुए विक्रम भी देख रहा था। इतना डर लगता है तुम्हें मुझसे, तो फिर क्यों ऐसी हरकत करती हो जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं और तुम्हें पनिश करूं? कहाँ थी तुम आज? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया इसका। किसके साथ थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ? विक्रम के सवाल पर फना ने सर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, सॉरी सर, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं बारिश में भीग गई थी और कोई रीजन नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम मिस्टर विक्रम भारद्वाज को वेट करवाओगी। अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई। तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी औकात ये है कि तुम मेरे जूते पर अपना सर रगड़ो। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझता मैं। विक्रम फना को जिस तरीके से देख रहा था, फना ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। फिर वह दोबारा जाकर विक्रम की गोद में बैठते हुए अपनी स्कर्ट ठीक करने लगी। वहीं विक्रम का हाथ तो फना की टॉप के अंदर धीरे धीरे मूव करने लगा, जिससे फना को इतना हम बुरा फील होने लगा कि उसने धीरे से रोते हुए कहा, सर प्लीज यहाँ पर कुछ मत करिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। यहाँ पर तुम अपनी बॉडी सेल करती हो, छोटे कपड़े पहनकर लोगों को रिंझाने का काम करती हो और फिर तुम कहती हो कि तुम शरीफ लड़की हो। शरीफ घराने की लड़कियां बार में नहीं मिला करती, रात में। विक्रम के इल्जाम अंदर तक घायल कर गए फना को। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। उसके सामने खड़े इंसान को वह जवाब तो नहीं दे सकती थी, वरना उसे कहीं दोबारा से उस रात की तरह टॉर्चर न करे यह इंसान। फना विक्रम से बहुत डरती थी। सर, मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वेट्रेस हूँ। अभी कुछ ही दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए। आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। अगर आपको वह सब कुछ चाहिए तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं जो आपको खुश कर सकती हैं। फना अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में बोली, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। अब तुम्हारी यह मजाल कि तुम मुझे जवाब दोगी। सर, इतना बोलते ही फना चुप हो गई, क्योंकि अब वह विक्रम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। फना विक्रम के चेहरे को देखने लगी। विक्रम उसकी मासूम सी आंखों में देख रहा था, जिसमें वह दुनिया भर की परेशानियों से जूझ रही थी। इधर मैनेजर विक्रम को एक्सप्लेन करने आ रहा था, लेकिन जब उसने विक्रम की गोद में फना को देखा तो उसे झटका लगा और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका तो मन नाचने लगा कि यह लड़की यहाँ पर पहुंच गई। कोई खुश था इसलिए क्योंकि आज उसके जान बच गई थी। विक्रम की डांट सुनने के बाद फना ने दोबारा अपना मुंह नहीं खोला। वह वैसे भी ज्यादा नहीं बोलती थी। विक्रम ने फना का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों से अपने होठ मिला दिए। विक्रम फना को रूडली किस कर रहा था।
वही मैनेजर ने जब मिस्टर विक्रम को फना को किस करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम भारद्वाज तो फना के ऊपर लट्टू हो गया था। वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फना के लिए आते थे। यह तो साफ पता चल चुका था। फना के हाथ मिस्टर विक्रम की चेस्ट पर थे, क्योंकि विक्रम जिस तरीके से फना के ऊपर झुक गया था, फना नीचे दबती जा रही थी। विक्रम ने जब फना को किस करना बंद किया तो फना धीरे धीरे सांस ले रही थी। विक्रम ड्रिंक कर रहा था और उसने दोबारा फना को नहीं देखा। इस वक्त वह इतने गुस्से में था कि वह फना की गर्दन तोड़ सकता था। विक्रम कुछ देर ड्रिंक करने के बाद वहां से चला गया। फना भी घर जाने के लिए आज जल्दी निकलने वाली थी। मैनेजर भी उसे रोका नहीं, क्योंकि अब फना विक्रम भारद्वाज की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। अगर उसने फना को कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो कहीं विक्रम भारद्वाज उसकी जुबान ना खींच ले। फना थोड़ी हैरान हो रही थी कि मैनेजर उसे पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि पिछली बार तो मैनेजर ने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया था। आज वह मैनेजर की डांट सुनने के लिए तैयार थी। फना अंदर से पहले ही टूटी हुई थी और उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था किसी से भी। इधर कोई और भी था जो फना को देख रहा था और उसे पाना चाहता था। इतनी जल्दी फना का वहां से जाना उसे शख्स को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह कोई और नहीं, रमन था। रमन ने फना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कहाँ जा रही हो तुम छम्मक छल्लो? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमारी तो खातिरदारी कर दो। अब जब तुम विक्रम भारद्वाज का बिस्तर गर्म कर सकती हो तो हमारे क्यों नहीं? फना की आंखों में आंसू आ गए कि हर कोई उसे खिलौने की तरह क्यों देख रहा है। फना ने अपना पर्स कसकर पकड़ लिया और रमन को अवॉइड कर वहां से जाने लगी। रमन ने गुस्से से पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! 2 कौड़ी की लड़की, तुम मुझे भाव दिखाओगी? तुम जैसी लड़कियों को मैं रोज अपने बिस्तर पर तोड़ता हूँ और उन्हें कुचल देता हूँ। फना का चेहरा लाल पड़ गया। तभी मैनेजर रमन के पास आया और बोला, हेलो मिस्टर रमन मित्तल, देखिए उसे जाने दीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने उसे आज जल्दी छुट्टी दे दिया। विक्रम की पकड़ जैसे ही फना पर ढीली हुई, फना वहां से दौड़कर भाग गई। उसे जाते हुए देखकर रमन ने अपने गुस्से से अपने दूसरे हाथ पर मुक्का मारते हुए मैनेजर से कुछ कहने लगा। इधर फना रोती हुई सड़क पर चल रही थी और कुछ दूर जाकर वह एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किस्मत को कोर्स रही थी वह अपनी। कुछ वक्त बाद जब वह घर पहुंचती है तो वहां पर निशु पहले से ही थी। निशु एक दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। उसे फना की बहुत फिक्र हो रही थी। फना को ठीक देखकर निशु को काफी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फना की आंखों में आंसू देखकर उसे समझ में नहीं आया। फना उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ है तुझे फना? निशु ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा। फना उसे रोते हुए अपने सारे दर्द की कहानी बयां कर देती है। यह सुनकर निशु के भी होश उड़ गए थे कि इतनी बड़ी रकम वो लोग कैसे ला सकते हैं। कहीं से भी उनके लिए तो अपना खाने का गुजारा ही करना इतना मुश्किल हो रहा है। निशु ने फना को पानी का गिलास देते हुए कहा, रिलैक्स, पहले तो रोना बंद कर, वरना तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फना ने पानी पीने से मना कर दिया और रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है निशु। तभी फना के दिमाग में एकदम से कुछ हिट हुआ और उसने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला। उसे कार्ड मिला। उसे कार्ड को देखते ही फना की रूह कांप गई और उसने उस कार्ड को दूर फेंक दिया। दोबारा उस कार्ड को देखने में भी डर लग रहा था उसे। लेकिन फना ने फिर भी अपनी आंखें बंद की और खुद से ही बोली, मुझे यह करना ही होगा। तुझे क्या करना होगा? निशु ने जब फना से सवाल किया तो फना ने निशु से कहा, मुझे खुद का सौदा करना होगा। मैं अपने भाई को मरने नहीं दे सकती और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना इम्पॉसिबल है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बोल रही है तू? खुद का सौदा करेगी? अपनी जिंदगी जीते जी नरक बनानी है तुझे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके सिवाय। फना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, मुझे यह करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कर फना,
क्यों खुद की जिंदगी दांव पर लगा रही है तू? उस राक्षस के पास क्यों जाना चाहती है? हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता निशु। फना ने निराश होकर आंखों में आंसू लिए कहा। फना उस कार्ड को उठा लेती है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसने अपना फोन निकाला और उसे पर नंबर डायल करने लगी। फना ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। फना को लगा कि कॉल काटने ही वाला है। तभी कॉल पिक हो गया और दूसरी तरफ से उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी। हम। इधर फना की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फना की सांसों की आवाज फोन पर मौजूद वह शख्स सुन रहा था। आखिर तुम मान ही गई, आ गई अपनी औकात पर। तुम जैसी बाजारू लड़कियां अपना असली रंग जल्दी दिखा देती हो। शरीफ बनने का फिर चाहे कितना ही नाटक क्यों ना करती हो तुम। उसे आदमी के लहजे में नफरत और कड़वाहट दोनों झलक रही थी। फना ने फोन को कस कर पकड़ लिया और धीमी और रूंधी आवाज में बोली, सर। आगे के शब्द नहीं बोल पा रही थी। फना। सर सर, क्या हम मिल सकते हैं? हम। ओके, आई एम कमिंग बार के सामने मेरा वेट करो। फना अपनी चोल से बाहर जाने के लिए निकल रही थी। निशु ने उससे मुंह फेर लिया था, क्योंकि निशु जानती थी कि उसकी दोस्त दलदल में जा रही है। उसे बाद में उसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वह खुद की जिंदगी दांव पर लगा रही है। निशु रोक भी नहीं सकती थी फना को, क्योंकि उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। उसने फना को उसके भाई की कसम भी दे दी थी।